19वीं सदी की बात करें तो ये सिर्फ तारीखों और लड़ाइयों का दौर नहीं था। नहीं, ये तो विचारों की एक क्रांति थी जिसने यूरोप का चेहरा हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। और इस सब की शुरुआत हुई थी फ्रांसीसी क्रांति से, जिसने एक ऐसी आग जलाई थी जिसकी लपटें पूरे महाद्वीप में फैल रही थीं। तो हुआ ये कि स्वतंत्रता और समानता के जो ये नए नए विचार थे ना, ये एक चिंगारी की तरह फैल गए और उन्होंने यूरोप के सदियों पुराने सामाजिक ढांचे में आग लगा दी। राजा, कुलीन, पादरी, इन सब की सत्ता पर अब सवाल उठने लगे थे। और बस इसी एक सवाल ने पूरे यूरोप में एक होड़ सी मचा दी। हर कोई भविष्य के समाज का अपना एक नक्शा पेश कर रहा था और यहीं से टकराव की शुरुआत हुई। तो इस पूरी उथल-पुथल के बीच भविष्य को लेकर 3 बड़े दावेदार सामने आए। सबके पास यूरोप के लिए अपना अपना नक्शा था, उदारवादी, रेडिकल और रूढ़िवादी। अब यहीं पर असली टकराव देखने को मिलता है। देखिए, उदारवादी जो थे वो बदलाव तो चाहते थे, पर उनका कहना था कि भाई वोट का हक सिर्फ प्रॉपर्टी वालों को ही मिलना चाहिए। दूसरी तरफ थे रेडिकल्स, जो कहते थे नहीं, पूरा सिस्टम बदलो, बहुमत की सरकार बनाओ और हाँ, महिलाओं को भी वोट देने का हक दो। और फिर आते हैं रूढ़िवादी। वो जानते थे कि बदलाव को रोका नहीं जा सकता, पर वो चाहते थे कि ये बहुत बहुत ही धीरे धीरे हो, मतलब अतीत का सम्मान करते हुए। तो आप समझ सकते हैं कि ये कितना उथल-पुथल भरा दौर रहा होगा। यूरोप की सड़कों से लेकर संसदों तक बस इसी बात पर बहस और संघर्ष चल रहा था कि समाज को आखिर किस रास्ते पर आगे बढ़ना है। लेकिन इन सारी राजनीतिक बहसों के शोर के बीच एक और क्रांति चुपचाप यूरोप की नींव हिला रही थी। और ये क्रांति हो रही थी चिमनियों और मशीनों से। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं औद्योगिक क्रांति की। रेल की पटरियों का जाल बिछ रहा था, शहरों पर कारखानों का धुआं खाने लगा था, हर तरफ एक नए मशीनी युग की धड़कन सुनाई दे रही थी। सुनने में तो ये तरक्की की आवाज लगती है ना? पर इसकी एक बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ रही थी। और ये थी वो कीमत। तरक्की की इस चकाचौंध के पीछे एक बहुत ही स्याह हकीकत छिपी हुई थी। बड़े बड़े शहरों की भीड़ में इंसानियत कहीं खो रही थी और उन कारखानों में लाखों जिंदगियां पिस रही थीं। जरा सोचकर देखिए, पुरुषों, महिलाओं और यहाँ तक कि छोटे छोटे बच्चों से दिन रात काम लिया जा रहा है। मजदूरी इतनी कम कि पेट भरना मुश्किल, और ऊपर से बेरोजगारी की तलवार हमेशा लटकती रहती थी। यही थी उन लाखों लोगों की सच्चाई जिनके कंधों पर यह पूरा औद्योगिक युग खड़ा हो रहा था। तो इसी निराशा और शोषण के माहौल से एक नई विचारधारा का जन्म हुआ। एक ऐसा आइडिया जो कह रहा था कि ये छोटे मोटे बदलाव काफी नहीं है, असली प्रॉब्लम तो सिस्टम में ही है। और इस आइडिया का नाम था समाजवाद। समाजवादियों ने एक ऐसा सवाल उठाया जो अब तक किसी ने नहीं पूछा था। उन्होंने कहा, देखो, असली जड़ तो प्राइवेट प्रॉपर्टी है। अब ये विचार उस वक्त के लिए किसी धमाके से कम नहीं था, क्योंकि ये तो पूरे सामाजिक और आर्थिक ढांचे पर ही सवालिया निशान लगा रहा था। तो समाजवाद का जो मूल विचार था वो ये था कि अगर संपत्ति पर किसी एक इंसान का नहीं बल्कि पूरे समाज का कंट्रोल हो, तो फिर सबके हितों का ज्यादा अच्छे से ध्यान रखा जा सकता है। शुरुआत में रॉबर्ट ओवेन जैसे लोगों ने सोचा कि क्यों ना कोऑपरेटिव्स बनाए जाएं, मतलब ऐसी जगह है जहां लोग मिलकर काम करें और जो भी मुनाफा हो उसे आपस में बराबर बांट लें। ये एक तरह से सहयोग पर आधारित समाज बनाने की कोशिश थी। लेकिन फिर कहानी में एंट्री होती है 2 ऐसे विचारकों की जिन्होंने समाजवाद को सिर्फ एक अच्छा सपना नहीं बल्कि एक शक्तिशाली क्रांतिकारी हथियार बना दिया, कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगेल्स। देखिए, मार्क्स का तर्क बहुत सीधा और साफ था। पहला, औद्योगिक समाज एक पूंजीवादी समाज है जिसके मालिक हैं पूंजीपति। दूसरा, सारा मुनाफा बनाते हैं मजदूर, लेकिन उसे अपनी जेब में रख लेते हैं पूंजीपति। तो तीसरा, अगर मजदूरों को अपनी जिंदगी बेहतर बनानी है तो उन्हें इस पूंजीवाद को उखाड़ फेंकना होगा। और चौथा, इस क्रांति का आखिरी मकसद होगा एक कम्युनिस्ट समाज बनाना, एक ऐसा समाज जहां प्राइवेट प्रॉपर्टी का कोई कॉन्सेप्ट ही ना हो। और हाँ, ये सिर्फ किताबी बातें नहीं थी। 1871 में हुए पेरिस कम्यून जैसी घटनाओं ने दिखाया कि ये मुमकिन है। भले ही इसे बेरहमी से कुचल दिया गया, पर यह दुनिया भर के समाजवादियों के लिए मजदूरों की ताकत और क्रांति का एक बहुत बड़ा सिंबल बन गया। इन समाजवादी विचारों ने मजदूरों में एक नई जान फूंक दी। वो एकजुट होने लगे। इंग्लैंड और जर्मनी में उन्होंने अपनी यूनियनें बनाई, मुश्किल वक्त में एक दूसरे की मदद के लिए फंड बनाए।
और वो सड़कों पर उतर आए, काम के घंटे कम करवाने और वोट का अधिकार पाने के लिए लड़ने लगे। यहाँ तक कि ब्रिटेन में लेबर पार्टी और जर्मनी में सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी जैसी अपनी राजनीतिक पार्टियां भी खड़ी कर दी। लेकिन यहाँ एक बहुत ही जरूरी बात है। समाजवादी ताकतवर तो हो रहे थे, उनकी पार्टियां चुनाव भी जीत रही थी, पर 1914 आते आते भी वो यूरोप में कहीं भी सरकार नहीं बना पाए थे। असली पावर वो अब भी उन्हीं पुराने गुटों, रूढ़िवादियों, उदारवादियों और रैडिकल्स के हाथ में थी। तो सबको यही लग रहा था कि समाजवादी क्रांति अगर कहीं होगी तो वो जर्मनी या ब्रिटेन जैसे बड़े इंडस्ट्रियल देशों में होगी। लेकिन इतिहास ने कुछ और ही सोच रखा था। ये समीकरण वहां जाकर उलट गया जहां इसकी उम्मीद सबसे कम थी। एक ऐसा देश जहां उद्योग नहीं, खेत थे, जहां फैक्ट्रियों से ज्यादा किसान थे, और वहीं पर समाजवाद ने पहली बार सत्ता का स्वाद चखा। वो देश था रूस। ये है 1914 का रूसी साम्राज्य, एक विशाल, बहुत बड़ा देश जो यूरोप से लेकर प्रशांत महासागर तक फैला था, लेकिन जिसकी आत्मा अभी भी कहीं ना कहीं मध्य युग में ही जी रही थी। और ये आंकड़ा ये सब कुछ साफ कर देता है। 20वीं सदी की शुरुआत में रूसी साम्राज्य की लगभग 85% आबादी खेती पर निर्भर थी। ये कोई औद्योगिक देश नहीं था, बल्कि एक कृषि प्रधान साम्राज्य था। तो सवाल यही उठता है कि जिस विचारधारा का जन्म औद्योगिक कारखानों की समस्याओं से हुआ, उसने अपनी पहली सरकार एक ऐसे देश में कैसे बना ली जहां ज्यादातर लोग किसान थे। ये एक ऐसी ऐतिहासिक पहेली है जिसे समझना बहुत जरूरी है।